Okay, so in today's class, we'll be going to cover the next organelle. Uh, just a second. Okay, tell me what is the basic difference between SER and RER? One point both of you. One point for both SER and RER, both of you. Tell me one by one. Yes, madam. Hmm. Hmm. नहीं पहले बताओ फंक्शन क्या है बेटा फंक्शन बताओ यस यस नेक्स्ट नेक्स्ट You have to tell both. Like first SER then RER. SER कहाँ पे का फंक्शन क्या है? It forms the rough endoplasmic. दोनों का बताओ क्या क्या फंक्शन है? Yes. Mm-hmm. Hmm. Good. And what is the other function of SER? Yes, बेटा. हाँ बोलो बेटा बोलो. Over? How come it is over? Hmm. हाँ सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं SER? Where will you find SER most? लिखवाया था ना मैंने आपको. It is found mostly in the liver cell of the vertebrates. एंड इसका दूसरा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द लिवर. ओके क्लियर राइट. एंड इन दोनों का कलेक्टिव वर्क क्या है? ये एक और काम करते हैं ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ से लिपिड्स आ रहे हैं और यहाँ से प्रोटीन्स आ रहे हैं. ये दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है बेटा. ओके हु इज कंट्रोलिंग? आर यू कंट्रोलिंग माय स्क्रीन? ग्रीन ये ग्रीन है वो किसका है? एक मिनट मैं अनशेयर कर रही हूँ स्क्रीन. अरे व्हाट इज दिस ग्रीन एरो? बार बार मेरे को उसी पे लेकर आ रहा है. ओके अरे कट ही करना पड़ेगा. कैन यू सी द बोर्ड? ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्लास्टिड्स. दिख रहा है ना? ओके तो बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं बेटा ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. ओनली इन प्लांट्स, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. दे विल नॉट बी फाउंड इन द एनिमल सेल्स. ओके सो plastids जो होते हैं there are different types. Okay so there are different classes of plastids. The first one is the leucoplast, second is the chromoplast, okay, and the last is the chloroplast.
Okay. Now, yes, the first one is leucoplast. ओके, सो बेसिकली इसमें हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट वी हैव टू से ओनली द फंक्शन. ओके, बट क्लोरोप्लास्ट वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल. ओके, सो ल्यूकोप्लास्ट बेटा क्या होता है? ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, मतलब इट इज कलर्ड फॉर व्हाइट. ठीक है, मतलब इस वाले प्लास्टिक का कलर आपको एक्चुअली कलरलेस दिखेंगे ये. दे विल नॉट बी हैविंग एनी डिस्टिंक्ट कलर. ओके, तो इनका काम होता है कि ये स्टार्च को स्टोर करते हैं. ठीक है, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए कलरलेस दिखते. देयर इज नो पिगमेंट. देयर इज नो पिगमेंट प्रेजेंट. दैट इज व्हाई देयर इज कलर. दे आर कलरलेस और white in color. Okay, they mostly store what? They mostly store the starch. They store starch, right? तो जैसे आप राइस में देखो, पोटैटो में देखो, उसमें काफी सारा स्टार्च होता है, राइट? आपको ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? पोटैटो में मिलेंगे, राइस में मिलेंगे. ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग थिंग्स जैसे कि आपको मेज में, मिलेट्स में, इन सब में मिलेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली कलर्ड plastids होते हैं. They are the colored plastid and they are, what is happening to my screen? Like from your side, is there any control over the screen? अभी दिख रहा है? आपने ल्यूकोप्लास्ट तक लिख लिया था? आपने ल्यूकोप्लास्ट तक लिख लिया था? ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रीन एरो आ रहा है मेरे बोर्ड पे. आई डोंट नो व्हाट इज दिस ग्रीन एरो. इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. कभी आता ही नहीं है ये, आज पहली बार आ रहा है. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट क्रोमोप्लास्ट. Okay, so chromoplasts are the colored plastids. They are the colored plastids. Okay, they are of different colors. और mostly जो chromoplast होते हैं ये हमें मिलते हैं flowers में. ठीक है, you know that flowers are of different colors. तो flowers के जो petals होते हैं उनमें हमें chromoplast मिलते हैं, क्योंकि petals ही हैं जो flower को color देते हैं, right? है ना? तो they are mostly present in petals of flower. Even fruits में मिलेंगे, right? These fruits have different colors. Flowers mostly in fruits, and they basically provide different type of color. Like there are different example of chromoplast. So for example, they provide various colors with the help of pigments. So what are the example of pigments? You can write it down. Example of pigments: xanthophyll. Xanthophyll gives a yellow color. Fucoxanthin. Fucoxanthin. It provides brown color. Okay. And the other one is carotene, which provide orange to red color. Okay. Next one is anthocyanin. They provide
वॉयलेट टू ब्लू कलर या सॉरी पर्पल टू ब्लू कलर, ब्लूइश या स्लाइटली पर्पलिश जो होता है। ठीक है, so these are the different type of pigments which you can see in the various type of flowers. उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, जैसे फाइकोएरिथ्रिन होता है जो प्योर रेड कलर देता है, फाइकोएरिथ्रिन, इट गिव्स प्योर रेड कलर। मोस्टली ये रेड एल्गी में मिलता है, टमेटोज में मिलता है। लाइकोपीन है ना, फाइकोएरिथ्रिन हो गया, इसको हम लाइकोपीन की कैटेगरी में भी डालते हैं। लाइकोपीन भी रेड कलर देता है, तो टमेटोज में, फ्रूट्स में रेड कलर जो आता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। ओके, नाउ तो लिख लिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट। डन, डन। ओके, so next is chloroplast. Okay, so what are chloroplasts? Chloroplasts are the green plastids. इनको हम लोग कहते हैं बेटा green plastids, और ये मोस्टली हमें मिलते हैं लीव्स में। ओके, सो दे आर मोस्टली फाउंड इन द लीव्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करेंगे तो इसमें हमें डबल मेम्ब्रेन देती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती थी, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ओके बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन। तो इसमें आपको दिखेगी दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कॉइन लाइक, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ बार, इस तरीके से। ओके बेटा, एंड इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड की जो मैट्रिक्स होती है, जेली लाइक मैट्रिक्स, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल में, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें भी एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या प्रॉब्लम होगी, स्ट्रोमा। ओके, अब यहाँ पे जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इनका नाम क्या होता है? देखो, अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ग्रुप में, अगर ये ग्रुप में होंगे तो इनको हम कहेंगे ग्रैना। नहीं, ग्रुप में ये जो पूरे पूरे ग्रुप्स है ना, इनको हम ग्रैना कहते हैं। लेकिन अगर सपोज ये ऐसे ग्रुप है ना, ग्रुप को बोलेंगे ग्रैना। लेकिन अगर ये सिंगल है, सिंगल सिंगल हम बोलेंगे तो थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। ठीक है, सिंगल सिंगल आप बोलोगे तो थाइलाकॉइड। राइट, अब इसमें ये दो ग्रैन है, सपोज ये एक ग्रुप ग्रैना का, ये दूसरा ग्रुप है ग्रैना का, ये तीसरा ग्रुप है ग्रैना का। तो हमारे पास तीन तीन ग्रुप है, ये मतलब काफी सारे ग्रुप्स हैं ग्रैना के यहाँ पे, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड किसकी हेल्प से? दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। इस डंडी को हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर जो ग्रैना है, ग्रैना के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल हमें ग्रीन कलर का दिखता है, तो एक्चुअली क्लोरोफिल हमें यहाँ मिलेगा ग्रैना के अंदर या थाइलाकॉइड के अंदर।
तो ग्राना हम ग्रुप को कह रहे हैं, है ना, ग्रुप इज ग्राना, बट सिंगुलर इट इज थाइलाकोइड। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल इज फिल्ड इनसाइड द थाइलाकोइड, filled in thylakoid. Okay, is this clear? Abundant in leaves of plant. So basic leaves में, ओके okay? तो आपने देखा होगा कि प्लांट के लीफ अलग अलग, ऐसा तो नहीं कि सारी प्लांट की लीव्स ग्रीन कलर की होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी या ट्रीज भी होते हैं जिनकी लीव्स अलग अलग कलर की होती है, जैसे कि हिली एरियाज में जो लीव्स है ऑरेंज कलर की भी होती हैं या कई बार ब्राउन कलर की भी होती हैं। होता है क्योंकि उनके राइट, बट स्टिल दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल है, थोड़ा बहुत है, बट कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ठीक है कि so plant have various other color also, yeah, other pigments also, like orange, yellow, red, etc. तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं दे मास्क द ग्रीन color of the pigments, mask the green color of leaf, right? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है विच एब्जॉर्ब द सनलाइट, राइट, एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, सो क्लोरोफिल in the chloroplast absorbs sunlight to synthesize the food. Okay, अब जो देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके वो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपने खुद के प्रोटीन बनाने वाले लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। जैसे मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होता है, यहाँ पे भी राइबोसोम होता है। अदर देन राइबोसोम दे ऑल्सो हैव they also have their own DNA. इनका खुद का डीएनए होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए, इनको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। ओके, सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया they have their own DNA, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं टू मेक द प्रोटीन्स। ठीक है, नाउ टेल मी द similarities and difference between mitochondria and chloroplast। पहले मुझे डिफरेंसेस बताओ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में पहले डिफरेंसेस बताओ।
डिफरेंसेस, फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। डिफरेंसेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हम्म। डिफरेंसेस बताने बेटा पहले, सिमिलैरिटी नहीं बतानी है। So mitochondria doesn't have any pigment, right? इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? पिगमेंट है। इट हैज अ पिगमेंट क्लोरोफिल, इट हैज अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस कि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल बोथ, तो दोनों में है ना। हाँ, और ये सिर्फ प्लांट सेल। कोई और डिफरेंस? कोई और डिफरेंस? हाँ बेटा बताओ, कोई और डिफरेंस है? हम्म। हम्म। हाँ, दोनों में होते हैं बेटा, वो सिमिलैरिटी है। पावर हाउस ऑफ सेल एंड क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, so these are the differences. Now what are the similarity? हम्म। टू वॉल्स नहीं बोलेंगे बेटा, टू मेम्ब्रेन, वॉल नहीं बोलेंगे। डबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन, और राइबोसोम्स एंड डीएनए प्रेजेंट। सो यहाँ पे भी राइबोसोम डीएनए प्रेजेंट होगा। और कोई सिमिलैरिटी? हम्म। हम्म। ये दोनों ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। इट इज ऑल्सो एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, क्योंकि खुद से अपना फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन टू दी, देखो, सेल इंक्लूजन क्या होते हैं? दीज आर द इंक्लूजन विच आर देयर इन द सेल बट दे आर एक्चुअली नॉन लिविंग, राइट? दे आर नॉन लिविंग और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल इंक्लूजन। Mostly they are present in bacteria and sometimes also in plants. Okay. So inclusions में क्या क्या categories होते हैं? There are two categories. Some are granules in the form of granules and some are in the form of vacuoles.
ओके, तो ग्रैन्यूल्स क्या होता है? ऑब्वियसली ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे पार्टिकल्स, सो ग्रैन्यूल्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स। ग्रैन्यूल्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इज देयर इन द साइटोप्लाज्म, और मोस्टली जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इनका काम क्या होता है बैक्टीरियल सेल में? फूड मटेरियल को स्टोर करना, जैसे कि स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, फैट्स को, उसके अलावा गैसेस को स्टोर करना। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया में मोस्टली गैसेस को स्टोर करेंगे। स्टोर फूड such as fats, glycogen, etc. And vacuoles are mostly present in plants. जो प्लांट का सेल होता है ना, उसके पास सेल वॉल भी होती है। हमने पढ़ा था कि सेल वॉल, देखो, सिर्फ एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बाकी सारे सेल्स में आपको सेल वॉल दिखेगी। ठीक है, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट हेयर। इधर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, या फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, वो होता है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों बोल सकते हैं। Inside the cell there is a nucleus, and there is a big vacuole which covers almost about 50 above 60% area of cell। वैक्यूल होता है। ठीक है, ये काफी बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म काफी थोड़ा हो जाता है इसकी वजह से, और शिफ्ट हो जाता है। इसका साइज बड़ा है तो ये न्यूक्लियस को धक्का मार देता है, एक साइड पे कट होता है, राइट? सो द वैक्यूल इज फिल्ड विद वाटर, इसमें काफी सारा वाटर होता है, एंड इट हैज वेरियस लाइक अदर सब्सटेंसेस प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इट हैज वाटर, प्रोटीन्स, carbohydrates like starch. Okay, they also consist of very important amino acids, etc. Okay, तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होती है, इसके अंदर जो भी लिक्विड है, मीन्स ये काफी बड़ी होती है, इनके अंदर जो सारा लिक्विड है, वाटर के अंदर सब कुछ मिक्सड है। दे ऑल फॉर्म अ सॉल्यूशन। ये पानी भी है तो वाटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो आफ्टर मिक्सिंग दे फॉर्म अ सेल सैप, टुगेदर दे फॉर्म सेल सैप। ओके, तो प्लांट्स में सेल जो वैक्यूल्स होती है वो काफी बड़ी होती है। अगर बेसिकली एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होती, और अगर होती भी है, अगर कभी अगर किसी एनिमल में मिलेगी तो बहुत छोटे साइज की होती है, मींस दे आर वेरी स्मॉल, राइट? Vacuole are not present in animal cell. If it is present, right? If it is present, then it will be of very small size. Okay. Now next, uh, amino acids. Amino acids. Next we come on to nucleus. Okay, should we start nucleus? Okay. So inside the cell, the very important structure is the nucleus. Okay, now see this.
मैं एक पिक्चर इसमें डाल रही हूँ, जस्ट मिनट। Okay, can you see the image? Okay. So here in this you can see that nucleus is a double membrane structure. यहाँ पे आपको न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन दिखेगी। ये देखो बेटा, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ना टुकड़ों टुकड़ों में, ये टुकड़ों में जो दिख रहा है, जैसे सपोज ये न्यूक्लियस हम बना रहे हैं, न्यूक्लियस की बाहर ऐसे ब्रेक ब्रेक जो दिख रहा है आपको, जो लेयर होती है, ये एक्चुअली न्यूक्लियर एनवेलप है। अगर हम इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे तो ये ऐसी दिखेगी, लेकिन हम इसको ऐसे बना रहे हैं। व्हाई? क्योंकि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर काफी सारे पोर्स होते हैं, पोर्स जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डबल, ये मेम्ब्रेन डबल है इसकी, ठीक है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन, है ना। तो न्यूक्लियस हैज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन, सॉरी, व्हाइट पे ब्लैक इरेजर चलती है ना। ओके, इरेजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपको दी न्यूक्लियर पोर, और न्यूक्लियर पोर के यहाँ पे आपको दिखेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है हमारा ईआर। ये दिख रहा है आपको, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है ईआर। ये सारे जो है ये ईआर है। कौन से वाले ईआर है ये बताओ? ईआर या एसईआर है? आर ई आर है या एस ई आर है? ये पीछे जुड़े हुए हैं सारे। नहीं, ये आर ई आर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यस, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा सा एक सर्कल होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के बाहर आप देखोगे कि यहाँ सारे में थ्रेड्स पड़े हुए हैं, काफी सारे धागे पड़े हुए हैं। इनको हम कहते हैं क्रोमाटिन। क्या बोलते हैं? और जो पर्पल कलर का जो आप फ्लूइड देख रहे हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर दे आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोलते हैं दोनों को मिला के? याद है कुछ? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। और ये किसने डिस्कवर किया था? ये किसने डिस्कवर किया था? एनीवन? साइंटिस्ट? जेई पुरकिंजे? तुम ही होगा ना, तुमने तो नहीं किया डिस्कवर कहीं? हाँ, तुम्हें नहीं किया मुझे लग रहा है। तो क्या है ये? जेई पुरकिंजे। मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, ये स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कवरीज पढ़ रहे थे। तो जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल। तो जेई पुरकिंजे ने बोला था कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है,
ये सेल का लिविंग फ्लूइड है। सारे जो लिविंग फंक्शंस होते हैं, लिविंग बनाने के लिए जो फंक्शंस होते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में। ओके, तो न्यूक्लियस समझ में आ गया। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट हैज न्यूक्लियर पोर्स, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ न्यूक्लियोलस, एंड द डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। तो हमारा जो डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ध्यान से इस चीज को देखेंगे हम। एक मिनट, यहाँ पे आपको ये एनालाइज करनी है कि एक्चुअली जो न्यूक्लियस है वो हमें कैसा दिखता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ये चीजें दिख रहा है आपको ये? एक मिनट, इरेजर के लिए। ओके, दिख रहा है ना? हाँ तो खा लो। सो इट इज अ बाउल ऑफ नूडल्स फॉर यू। ठीक है। Okay. So this is the nucleus. Inside this, it is not. It is not a bowl of noodles. It is called as chromatin. Okay. That is called as chromatin. और न्यूक्लियस के अंदर काफी सारा क्रोमैटिन, जो डीएनए एक्चुअली कितना है? डीएनए इज एक्चुअली 2 meters लॉन्ग, काफी बड़ा होता है डीएनए, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस की जो साइज वो माइक्रोमीटर्स में होता है, बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस। तो देखो कहाँ 2 meters है और कहाँ माइक्रोमीटर्स है, राइट? तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। अपने डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक होने के लिए, डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक होने के लिए सुपर कॉइलिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? सुपर कॉइलिंग। तो सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या है कि डीएनए अपने आप को किसी और फॉर्म में बदल लेता है। अगर हम क्रोमैटिन का एक छोटा सा पीस लें यहाँ से, और ये ब्लू एरो की तरफ की हेल्प से हम इसको दिखा रहे हैं, ये छोटा सा पीस हमने क्रोमैटिन का लिया और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है। मतलब ये जो ग्रे कलर की बॉल्स देख रहे हो आप, ये जो ग्रे कलर की बॉल्स हैं, ये एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? इनको हम हिस्टोन कहते हैं। आपको नाम नहीं याद करना, बस इतना याद करो कि ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अब जो प्रोटीन्स है इनके ऊपर आप देख रहे हो, ये धागा लिपटा हुआ है येलो कलर का, ऐसे ऐसे। लेकिन इनको दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। अगर पास आके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। दूर से देखने में हमें सिर्फ धागे दिखेंगे, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये जो धागे हैं, ये प्रोटीन्स के ऊपर रैप हो रखे हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, एक ही बार में काफी सारा क्रोमैटिन रैप कर लेते हैं अपने ऊपर। ठीक है। तो इसीलिए जो हिस्टोन्स हैं या प्रोटीन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? वे आर हेल्पिंग इन सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए को सुपर कॉइल होने में हेल्प कर रहे हैं। जब ये डीएनए सुपर कॉइल हो जाता है, देखो कितना कॉइलिंग हो रहा है, दिख रही है आपको? इतने से एरिया में काफी सारा डीएनए आ गया है ना? तो डीएनए जब सुपर कॉइल हो जाता है तो उस फॉर्म में इसको बोलते हैं एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड विच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज अ एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, उलझे हुए धागे हैं। एंटेंगल्ड, उलझे हुए धागे हैं जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आप इस धागे को खोलोगे तो आपको डीएनए का ये वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा, डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए जो होता है वो हेलिक्स, जस्ट अ सेकेंड। तो डीएनए जो होता है वो हेलिक्स फॉर्म में होता है। हेलिक्स मतलब जैसे स्टेयरकेस होता है ना, जो इस तरीके से आपने देखा होगा स्टेयरकेस जो होटल्स में होता है, इट गोज लाइक दिस, ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है। देखा है आपने हेलिकल स्टेयरकेस? हम्म, देखा है या नहीं? मैं दिखाऊं आपको?
कि डीएनए जो होता है एक हेलिकल स्टेयरकेस की तरह होता है, जो हेलिकल सीढ़ियां होती है ना उनकी तरह। वो दिखता है कि हमें कि वो क्रॉस कर रहे हैं आपस में, लेकिन वो क्रॉस कभी नहीं करते। वो हमें लगेगा कि वो क्रॉस कर रहे हैं, पर वो क्रॉस नहीं करते। अभी आपको इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है कि धागे आपस में क्रॉस कर रहे हैं? लग रहा है ना ऐसा? तुम्हें नहीं लग रहा? कभी डीएनए पढ़ा है तो, अगर पढ़ा है तो नहीं लगेगा। हाँ, ये देखो, ये स्टेयरकेस दिख रही है। ये जो स्टेयरकेस है ये हेलिकल स्टेयर लग रहा है डीएनए जैसा। तो जब इस पॉइंट पे स्टेयर आएगी, पहले तो आपको स्टेयर्स दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो क्या दो तीन स्टेयर गायब हो गई ना बीच में से, हमें दिख नहीं रही। लग रहा है ना कि हमें नहीं दिख रही, एक्चुअली में वो दिख रही है। जब हम उस पॉइंट पे जाएंगे तो हमें वो सीढ़ियां नजर आएंगी, लेकिन दूर से खड़े होकर देखेंगे तो नहीं नजर आएंगी, हमें लगेगा कि वो क्रॉस हो गई है या गायब हो गई है। बट जब ऊपर जाके देखेंगे तो हमें वो सीढ़ियां दिखेंगी और उन पे हम चढ़ पाएंगे। तो इट इज लाइक अ डीएनए। डीएनए भी ऐसा ही होता है जिसमें सीढ़ियां होती हैं, और ये दो धागे होते हैं, रेलिंग्स को हम धागे बोल रहे हैं, दो धागे हैं जो डीएनए की रेलिंग्स बना रहे हैं। और जो ये सीढ़ियां हैं ये डीएनए के बेसिस हैं। ठीक है, तो डीएनए जो हमें दिखता है वो एक हेलिकल स्टेयर केस की तरह दिखता है। इट इज अ हेलिकल स्टेयर केस। ओके, so DNA is a helical, sorry कौन सी पीपीटी आ गई। DNA is a helical staircase। ठीक है, नाउ वापस इसी पे आते हैं। आपकी बुक में क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको तीन चीजें समझ, दो चीजें समझ में आ गई कि क्रोमैटिन क्या है। इट इज द एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, इट इज अ entangled mass of thread present inside nucleus. So it is an entangled mass of thread which consists of DNA and इसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं। लेकिन डीएनए सिर्फ डीएनए है, डीएनए में कोई प्रोटीन नहीं। अगर हम बोलेंगे डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन आवर न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। तो डीएनए हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्रोमैटिन की फॉर्म में, क्योंकि डीएनए अगर विदाउट प्रोटीन होगा तो वो समा नहीं पाएगा हमारे न्यूक्लियस में, वो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी लेंथ इतनी ज्यादा है। तो वो सुपर कॉइल होके क्रोमैटिन बना देता है और एंटेंगल्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। राइट, अब ये जो क्रोमैटिन होता है ये और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, मतलब और ज्यादा ज्यादा कॉइल हो जाता है, and it forms the chromosome. So it is a condensed form of chromatin called as condensed chromosome. तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय क्रोमैटिन ओनली। तो एक्चुअली हर चीज डीएनए ही है, बस डीएनए के अलग अलग रूप है, अलग अलग यू कैन से फेसेस हैं। ठीक है, कभी डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में है, कभी डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में है। ठीक है, तो डीएनए जब क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है, मतलब जब क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है, तब ये क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर जब सेल डिवीजन होगी, मतलब एक सेल से जब दो नए सेल बनेंगे, उस टाइम पे जो आपका क्रोमैटिन है वो क्या बनाएगा बेटा? क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम कब बनाता है? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाली होती है। स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट होने वाली होती है क्रोमैटिन कंडेंस होके हमें क्रोमोसोम बना के दे देता है। तो हमारे पास टोटल 46 अनपेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमें एक्स एक्स शेप की तरह दिखते हैं, एक्स शेप। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो इसके अंदर कितना सारा क्रोमैटिन है। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, इसको अगर जूम कर लोगे थोड़ा सा तो आपको दिखेगा कि यहाँ सारा क्रोमैट जो 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 आपके क्रोमोसोम है, इनकी आर्म्स में काफी सारा क्रोमैटिन है कंडेंस फॉर्म में। तो ये इसकी आर्म होती है। जो बीच का हिस्सा गोल गोल दिखता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये आर्म्स होती है, आर्म उसके हाथ होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, तो बेसिकली इतना समझ में आया आपको कि एक्चुअली क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है। ओके, नाउ
What is present inside double membrane nucleus? It is an entangled mass of thread. Which consists of DNA and proteins. And what is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid, which is our genetic material. Okay, and this DNA, the DNA is present inside nucleus in a supercoiled form called chromatin. Okay. Now, what are chromosomes? So, chromosomes, they are condensed form of chromatin. They are condensed form of chromatin and they are formed during cell division. सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनते हैं. ओके, सो ऑल टोटल वी हैव 46 अनपेयर्ड क्रोमोसोम. तो एक क्रोमोसोम हमें ऐसा दिखेगा, इसको सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं. लेकिन अगर इसमें एक और ऐसे आर्म आ जाती है तो इसको बोलेंगे पेयर्ड. तो इट इज अ पेयर्ड क्रोमोसोम. एंड दिस वन इज अनपेयर्ड क्रोमोसोम. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटर पोर्शन है इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रोमियर, और ये होती है क्रोमोसोम की आर्म्स. ठीक है, तो ये पेयर्ड है और वो अनपेयर्ड है. तो हमारे पास टोटल वी हैव 46. तो वी हैव 46 अनपेयर्ड. ठीक है, एंड इफ वी पेयर इट विल बिकम 23. if or you can write 46 unpaired or for 23 paired. Okay, अगर suppose there are 5 people. Okay, 5 लोग हैं और उन्होंने अपने शूज उतारे हुए हैं, तो आप कितने शूज काउंट करोगे? कितने शूज होंगे टोटल 5 लोगों के? कैसे बोलोगे 5 लोगों के कितने शूज हैं? आप शूज देख के लगाओगे कितने? हाँ, हाँ, so yeah, you will say 10 shoes of 5 people, or you can say 5 pair of shoes of 5 people. So if I say unpaired, it is 46. When I pair it, it will become 23 paired. Okay, बात एक ही है. ठीक है बेटा, तो ह्यूमंस में इतने क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, अब इसमें से जो क्या है अभी
जी मैं थोड़ी नहीं पीनी थोड़ी नहीं पीनी सो 23 क्रोमोसोम्स में से आउट ऑफ दिस 23 22 जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं ऑटोजोम्स और बाकी का जो एक पेयर बचा है इट इज अ सेक्स क्रोमोसोम व्हिच डिसाइड whether the person is male or a female. Okay, so if it is XX chromosome, it is a the person is female. If it is XY chromosome, the person is male. Okay, और जो बाकी के बचे 22 हैं, they are actually the autosomes which are present in hair, skin, eyes, various type of organs. Okay, etc. That do not have any role in sex determination. ठीक है. ना क्रोमोसोम क्या करते हैं क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है बेटा क्रोमोसोम रिप्रेजेंट द जीन्स क्रोमोसोम किसको रिप्रेजेंट करते हैं जीन्स को प्रेजेंट जीन्स तो एक्चुअली क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं सपोज ये क्रोमोसोम है इसके ऊपर अलग अलग टाइप की जीन्स है लेकिन हर जीन का एक पेयर होगा सपोज अगर मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग बनाया तो दूसरी साइड पे भी मुझे ग्रीन फ्लैग दिखेगा मतलब ग्रीन जीन एक ग्रीन पोर्शन दिखेगा तो सपोज मैंने अगर यहाँ पे येलो बनाया तो मुझे यहाँ पर भी इसके सामने भी येलो दिखेगा तो जीन्स क्या होते हैं बेटा जीन्स ऑलवेज जब भी क्रोमोसोम बनते हैं तभी हमें जीन्स दिखते हैं लेकिन अगर डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में है, तब हमें उस टाइम जीन्स नहीं दिखेंगे जीन्स हमें कब विजिबल होते हैं जब क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं ओके तो एक्चुअली जीन क्या है बेटा जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो बेसिकली दे कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन अगर वो जीन गायब है या जीन फॉल्टी है तो देर विल बी जेनेटिक डिफेक्ट और जेनेटिक डिजीज तो अगर सपोज देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन सपोज हमारी मसल में प्रोटीन निकल रहा है अगर वो जीन गायब है मसल में प्रोटीन निकालने वाला जो जीन है वो गायब है तो हमारी मसल में प्रोटीन निकलेगा नहीं जिसकी वजह से हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी इम्पेयर्ड हो जाएंगी काम नहीं करेंगी ठीक है तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी लाइक द मसल्स आर इनसफिशिएंट टू कॉज द एक्शन तो दैट इज वाई जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स जा रहे तो सारे जाने चाहिए जो पेरेंट्स में है और यू नो हेल्दी जीन्स जाने चाहिए अनहेल्दी जीन्स नहीं जाने चाहिए ओके सो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज द जीन्स एंड जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर एग्जाम्पल पेयर का मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट का लेते हैं प्लांट्स में हम हाइट देख रहे हैं हम कोई कैरेक्टर देख रहे हैं हाइट ठीक है तो हाइट दो तरह की हो सकती है या तो टॉल हो सकती है या ड्वार्फ मतलब छोटी होती है ठीक है तो टॉल और ड्वार्फ तो टॉल के भी दो जीन होंगे और ड्वार्फ के भी दो जीन होंगे टॉल के भी टू सेट ऑफ जीन होंगे और ड्वार्फ के भी टू सेट ऑफ जीन होंगे कैसे अगर हम टॉल बोल रहे हैं तो टॉल के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे उसको दिखाने लाइक हमारे सेल में ऐसे फ्लैग्स नहीं लगे हुए टी स्मॉल टी कैपिटल टी है हम खुद से बना रहे हैं ठीक है हमें तो सिर्फ यहाँ दिख रहा है एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी है दोनों में है ठीक है तो कैपिटल टी ये पेयर में होगा कभी भी सिंगल टी नजर नहीं आएगा ऐसे ही हाइट का दूसरा एस्पेक्ट होता है ड्वार्फ मतलब या तो प्लांट छोटा होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से ताकि हम कंफ्यूज ना हो इसको आप किसी और लेटर से अगर स्पेसिफाई करोगे तो हमें वो कंफ्यूजन लगेगी देखिए अगर आप इसको ए लिख देते हो या टॉल को टी लिख देते हो है तो दोनों हाइट के ही एस्पेक्ट ना तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके ओके so like this okay these are the genes are always they always occur in pair okay and they are only present during the time of cell division वैसे होते हैं present बट सेल डिवीजन के टाइम पे ज्यादा अच्छे से दिखते हैं
तो जीन्स एक्चुअली में सेगमेंट्स डीएनए के, दे आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, मतलब डीएनए से ही जीन बन रहा है, तो कैसे बनते हैं ये देख लो। सीरियस, कहाँ, क्या यस मिस दिखाया है अभी? ये है जीन, यस मिस। देखा है नहीं आप लोगों ने? तो अगर आप क्रोमोसोम को ओपन करोगे ऐसे, यहाँ से धागा खोलोगे, तो आपको ये जीन दिखेगा ऐसे। ये जीन लेकिन हमें क्रोमैटिन में नहीं दिखेगा, क्योंकि क्रोमैटिन तो और ज्यादा कंडेंस हो रहा है ना। क्रोमैटिन जब और ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, तब हमें जीन विजिबल होता है। तो दिस इज वन सेगमेंट। ठीक है, दिस इज वन सेगमेंट। वन सेगमेंट मतलब वन जीन। आगे कोई दूसरा सेगमेंट आएगा तो सेकंड जीन, ऐसे करके वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। ऑल टोटल वी हैव एक्सपेक्टेड 25,000 जीन्स। तो एक्सपेक्टेड इतना है कि हमें इतना पता है कि इतने हैं, उसके अलावा प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, जीन्स का काउंट तो मीन्स 25,000 जीन्स का मतलब हमारे हमारे डीएनए में 25,000 सेगमेंट्स भी होंगे। कोई जीन बड़ा भी हो सकता है, कोई जीन छोटा भी हो सकता है। हो सकता है लेंथ में काफी बड़ा है, कोई जीन बहुत छोटा है, लाइक दैट। ठीक है। तो अभी आपको इतने ध्यान रखना है। यस बेटा। व्हाट? हाँ हाँ, डीएनए लाइक नहीं, डीएनए ही है। वो डीएनए का सेगमेंट है। डीएनए 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड है ना, जिसमें से छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं, जो जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यस। ओके, सो नेक्स्ट we will be completing this chapter. Okay, तो न्यूक्लियस मैंने आपको पूरा करा दिया, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए, जीन, वी हैव covered everything. Now only the last part is left, which is hardly about half an hour or 45 minutes. ठीक है। ओके बेटा, बाय।